आज हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब इसके पूरी स्लाइड्स के अंदर हम इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं वो लेक्चरर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बंदा कोई भी एमसीक्यूज़ आराम से कर सकता है। तो इसके बाद अब अगर देखें तो सबसे पहले मैंने कंपैरिजन करवाया है, कंपैरिजन बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें बताया गया है कि रिलायबिलिटी इज़ द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स आर कंसिस्टेंट व्हेन एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड मोर देन वंस, यानी कि कंटिन्यूटी, या फिर हम कह सकते हैं हाउ कंटिन्यूसली समथिंग इज़, मतलब एक कंटिन्यूसली मेजरमेंट्स आ रही हैं किसी भी टेस्ट की। मिसाल के तौर पर 20 में से जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैंने एक क्लास से टेस्ट लिया है, उसमें से मार्क्स 15, 16 आ रहे हैं, तो वो रिलायबिलिटी में, मतलब वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है। इसी तरह वैलिडिटी आ जाती है। अब वैलिडिटी में बताया गया है कि ऐसी चीज़ जो, ऐसा टेस्ट जो हमें वैलिड मेजरमेंट्स दे रहा हो, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ें वो मेजर करना चाह रहा हो टेस्ट, वो वही मेजर कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रहा हूँ अलजबरा का, लेकिन स्टूडेंट्स ने अंदर जवाब दिए हुए हैं, जवाब नहीं, जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उस टेस्ट के अंदर, वो अलजबरा रिलेटेड बहुत कम है। ज़्यादातर उनका जो फोकस है वो अर्थमेटिक के ऊपर है। तो दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो अलजबरा को कवर ही नहीं कर रहा, वो कोई और चीज़ कवर कर रहा है। तो इसको हम इस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं एट अ ग्लांस के रिलायबिलिटी इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, वेयर एज वैलिडिटी इज़ द ट्रूथफुलनेस ऑफ अ टेस्ट। इफ़ अ टेस्ट इज़ मेजरिंग व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर, देन इट इज़ अ वैलिड टेस्ट। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो हम अक्सर देखते हैं और कंफ्यूजिंग भी होता है। मैंने इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह के ये पहली फिगर में हम देख सकते हैं कि एक टेस्ट जो है वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं मेजर कर रहा, मतलब वो वैलिड नहीं है। एक कंटेंट वैलिडिटी कह सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी मतलब वैलिडिटी इंश्योर्ड नहीं है। लेकिन बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल कर रहे हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने टेस्ट लेना था अलजबरा का, और मैंने अंदर सवाल और किस्म के कर दिए, अर्थमेटिक के कर दिए, रेशो के कर दिए। तो सारे जिन बच्चों को आते थे या वो पीछे उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो जो भी थे फैक्टर्स, उन्होंने वो टू सम एक्सटेंड उसको करते गए सवालों को। तो एट दी एंड जब हमने रिज़ल्ट्स को देखा तो रिज़ल्ट्स तो रिलायबल आ रहे थे। 20 में से 15, 16 या लेट्स से 13, 14, 13.5 ये मार्क्स आ रहे थे। तो दैट मीन्स कि टेस्ट वैलिड तो ना था लेकिन रिलायबल था, क्योंकि सब के आंसर्स जो थे वो ठीक आ रहे थे, मतलब रिलायबल थे, कंसिस्टेंटली वही जवाब आ रहे थे, 13, 14 इतने नंबर। तो यही कंसेप्ट, इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक ऐसा टेस्ट जो रिलायबल तो हो सकता है, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो रिलायबल है तो वो वैलिड भी हो सकता है कि एक टेस्ट रिलायबल हो लेकिन इनवैलिड हो, वैलिड ना हो, वो अपने कोर्स को कवर ही ना कर रहा हो। इसको हम कहते हैं अ टेस्ट कैन बी रिलायबल बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट शुड बी वैलिड एज वेल। सिमिलरली अगर हम अगली फिगर को देखें तो उसमें लो वैलिडिटी और लो रिलायबिलिटी के बारे में बताया गया कि अगर एक टेस्ट की वैलिडिटी ही नहीं है, वो टेस्ट अपने कंटेंट को बहुत कम मेजर कर रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी भी कम होगी। इसी तरह अगर एक टेस्ट रिलायबल है ही नहीं, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, किसी बच्चे के 2 नंबर आ रहे हैं, अगले बच्चे को देखते हैं तो उसके 8 नंबर आ जाते हैं, उससे अगले के 16 और फिर 17, और फिर एक दूसरे बच्चे की तरफ जाते हैं तो उसके 2 नंबर आ जाते हैं 20 में से। तो ये तमाम जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इनके दरमियान कह सकते हैं डेविएट कर रहे हैं और मार्क्स सही नहीं आ रहे, तो ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। उस टेस्ट के अंदर कोई फॉल्ट है, जो मेजरमेंट भी नहीं ठीक दे रहा। हो सकता है टेस्ट के अंदर फॉल्ट हो सकता है रेटर जो रेट कर रहा हो उसके अंदर फॉल्ट हो, वो सही रेटिंग ना कर रहा हो। तो इसी तरह एक टेस्ट वैलिड भी फिर वो नहीं होगा, क्योंकि वो अपने कंटेंट एरिया को कवर नहीं कर रहा। इसी वजह से तो दो बच्चे जो हैं वो 2, 3, 8 कोई ले रहा है या कोई 18 ले रहा है, तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये उसको टेस्ट को ना ही रिलायबल बनाती हैं ना वैलिडिटी बनाती हैं। फिर एक जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उसकी एग्जांपल मैं दूंगा आखिरी फिगर के लिए,
उसमें बताया गया है कि अ टेस्ट कैन बी बोथ रिलायबल एंड वैलिड इफ़ इट अचीव्स इट्स डिज़ायर्ड आउटकम्स। अगर एक टेस्ट अपने आउटकम्स को अचीव कर रहा है तो दैट मीन्स वो वैलिड है और रिलायबल भी एट द सेम टाइम। अब इसके बाद वैलिडिटी की तरफ चलते हैं। वैलिडिटी होती क्या है? वैलिडिटी को मैंने ब्रैकेट में बताया हुआ है दुरुस्त होना किसी भी चीज़ का, कि ये शख्स, जैसे हम कहते हैं अपनी डेली लाइफ में कि ये शख्स बड़ा वैलिड है, इट मीन्स कि वो शख्स जो है वो हमेशा जो जवाब देता है वो दुरुस्त होते हैं, सच बोलता है या ट्रूथफुलनेस दिखाता है। तो यही बात होती है अगर हम टेस्ट में देखें तो अगर एक टेस्ट सच में या दुरुस्तगी के साथ वही चीज़ कवर कर रहा हो जो वो कवर करना चाह रहा हो या वो जिसके लिए बनाया गया हो तो वो वैलिड टेस्ट कहलाता है। इफ़ अ टेस्ट मेयर्स व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मेयर और इफ़ अ टेस्ट मेयर व्हाट इट इज़ सपोज टू मेयर, इसी को हम वैलिडिटी कहते हैं। इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल इस तरह है कि अगर मैं मैथ का टेस्ट ले रहा हूँ और मैंने बच्चों से कहा है कि जी आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से मैंने टेस्ट लेना है, लेकिन जब मैं टेस्ट बनाता हूँ तो मैं सबको मतलब इक्वल वेटेज दे देता हूँ। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर इसकी और वैलिडिटी आ जाती है उसकी टाइप्स में। तो अगर सबको इक्वल वेटेज दे रहा हूँ तो वो कंटेंट वैलिडिटी है। अगर बज़ाहिरन देखने से, सिर्फ मैथ्स देखने से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जी ये सारे कंटेंट को कवर कर रहा है तो ये फेस वैलिडिटी है। ये फिर आगे इसी की टाइप्स की एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। ये अब इसकी टाइप्स की एक डायग्राम है कि वैलिडिटी की बेसिक टाइप्स 4 ही हैं: फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट और क्राइटेरियन। फिर आगे क्राइटेरियन की सब टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, प्रिडिक्टिव और कंकरेंट। सबसे पहले आ जाती है जी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैलिडिटी है, जिसको हम कहते हैं कि बस देखने से ही, अपीयरेंस से, बाय लुक या बाय अपीयरेंस हम देख सकें कि इफ़ द टेस्ट इज़ वैलिड और नॉट। अब जब अपीयरेंस कर रहे होते हैं तो ये याद रखना है फेस वैलिडिटी में हम किस किस चीज़ों को देख सकते हैं। हम उसके अंदर आइटम्स को देख सकते हैं कि क्या आइटम रिलेट कर रहे हैं जो टेस्ट हम लेना चाह रहे हैं। इसी के साथ स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि क्या मेरे टेस्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मतलब उनमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, क्या वो स्टेटमेंट सिंपल हैं और क्या उनके आंसर्स जो हैं वो टू द पॉइंट दिए जा सकते हैं या फिर वो ऐसा सवाल पूछा गया जिसके मल्टीपल आंसर्स बनते हों। तो हम आइटम्स को, स्टेटमेंट्स को और क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखते हैं और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये इसकी फेस वैलिडिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं है। तो इसी को हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक टेस्ट आता है एजुकेशन का, तो क्या उन सवालों के अंदर मैं एजुकेशन ही पूछ रहा हूँ या फिर मैं साइकोलॉजी की डिटेल्स में चला गया हूँ कि सिगमंड फ्रॉड की लाइफ टाइम अचीवमेंट्स क्या थी साइकोलॉजी में। अब इसका एजुकेशन के साथ मैंने रिलेट ही नहीं करवाया। अगर एक तरह का मैं सवाल दे रहा हूँ तो दैट मीन्स कि उसमें इट इज़ लैकिंग इट्स वैलिडिटी। इसी तरह अगला आ जाता है कंटेंट वैलिडिटी की टाइप। कंटेंट वैलिडिटी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रही है, अगर एक टेस्ट अपने डिज़ायर्ड कंटेंट को पूरा कर रहा है दैट मीन्स के वो टेस्ट कंटेंट वैलिड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मैथ्स का टेस्ट ले रहा हूँ और मैंने मतलब एलिमेंट्री लेवल तक टेस्ट लेना है, तो उसके अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ लाइक 3 और 4 क्लास से, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एरियाज़ क्लियर हैं कि नहीं है। तो मैं एडिशन का 25% ले लूँगा, सब्ट्रैक्शन का 25%, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। अब ये चारों हिस्से मैंने प्रॉपरली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना के उनको डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स कि मेरा टेस्ट जो बनेगा वो कंटेंट वैलिड होगा, उसकी वैलिडिटी कंटेंट लिहाज से पूरी होगी कि सब एरियाज़ को वो इक्वली जस्टिफाई कर रहा है, कवर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन में भी फिर 2 टाइप्स होती हैं। जो बेसिक सब कैटेगरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो है प्रिडिक्टिव और कंकरेंट। तो सबसे पहले क्राइटेरियन है। क्राइटेरियन जैसा कि नाम बता रहा है कि अगर मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ और अगर वो क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है दैट मीन्स कि उसकी क्राइटेरियन वैलिडिटी पूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक टेस्ट लेना है और मैं ये देखना चाहता हूँ उस टेस्ट में कि स्टूडेंट्स ने एक
जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐड करना आ गया है या नहीं आ गया, या उनके आपस में जो ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रिक टर्म्स के वो करने आ गए हैं कि नहीं आ गए। अब ये टेस्ट मैं इस क्राइटेरिया को चेक करना चाह रहा था, और अगर मेरा टेस्ट उस क्राइटेरिया को मेजर कर रहा है दैट मीन्स कि मेरे टेस्ट की क्राइटेरियन वैलिडिटी अच्छी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक टेस्ट बनाता हूँ, अब इसमें कंपैरिजन किया जाता है एक प्री इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया के साथ। अब ये क्या भला है, अगर मैंने एक टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट को मैंने इस एम से बनाया है, इस क्राइटेरियन से कि मैं उसके अंदर यही सवाल पूछूंगा, लेकिन एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश क्राइटेरिया के ऊपर वही टेस्ट बना हुआ है जो स्टैंडर्डाइज्ड है, तो फिर उन दोनों के मेजर्स को मैं कोरिलेट करूंगा और फिर मैं उनकी क्राइटेरियन वैलिडिटी निकाल दूँगा। अब इसी में हम कंस्ट्रक्ट भी मेजर करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्ट बेसिकली नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, लाइक हैप्पीनेस वगैरह, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो कंकरेंट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी आ जाती है इनकी टाइप्स में। तो कंकरेंट वैलिडिटी जैसा कि नाम बता रहा है करंट, इट मीन्स कि एट दी स्पॉट अगर हम कोई मेजरमेंट लेकर को रिलेट कर रहे हैं तो उसको हम कंकरेंट वैलिडिटी कहेंगे। और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी वो है कि जो हम आगे फ्यूचर के अंदर कोई मेरा टेस्ट अगर फ्यूचर की प्रिडिक्शन सही कर रहा है दैट मीन्स वो प्रिडिक्टिव वैलिड है। इसकी एग्जांपल मैं आगे दूंगा कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में जैसे जीआरई और ग्रेजुएट स्कूल परफॉर्मेंस या ग्रेजुएट्स की परफॉर्मेंस, या फिर अगर और भी आसान अल्फाज में पाकिस्तानी कल्चर में अगर एग्जांपल दूं तो एक एम कैट का एग्ज़ाम और उसकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मेडिकल ईयर्स। तो अगर एक स्टूडेंट एम कैट के एग्ज़ाम्स में टॉप करता है अपने एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो बाद वो फिर एम कैट का एग्ज़ाम अगर उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी देखना चाह रहे हैं तो वो हमें ये बता रहा है कि ये बच्चा मेडिकल में बहुत अच्छा जाएगा, मेडिकल की फील्ड में। तो बाद में जब उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेकंड ईयर के जो हम देखते हैं मार्क्स देखें, तो फिर अगर तो वो अच्छे आ रहे हैं, बच्चा मेडिकल की फील्ड में वाकई अच्छा गया है 2 से 3 साल के बाद, तो इट मीन्स कि वो जो एम कैट का एग्ज़ाम लिया था हमने 2-3 साल पहले, वो उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बहुत अच्छी थी। ये होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब करंट परफॉर्मेंस को कैसे या करंट मेजरमेंट को कैसे करते हैं कंकरेंट वैलिडिटी में, इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी है कि अगर एथलीट्स और नॉन एथलीट्स का हम लेवल ऑफ फैट बॉडी के अंदर जो होता है वो चेक करना चाह रहे हैं, तो हम एथलीट्स का ग्रुप बनाएंगे, उनको चेक कर लेंगे, नॉन एथलीट्स का बनाएंगे, उनकी बॉडी का फैट चेक कर लेंगे। तो एट दी स्पॉट मैंने दोनों मेजरमेंट ले ली। जबकि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में मैंने फ्यूचर में 2 से 3 साल के बाद या फिर 2 से 3 माह भी हो सकते हैं, माह के बाद मैंने जो चेक किया तो वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी थी। तो बेसिक डिफरेंस जो आता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में, थोड़ा टाइम बाउंड होता है, मतलब वक्त के बाद होती है मेजरमेंट, और कंकरेंट में एट दी स्पॉट हो जाती है। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आ जाता है। कंस्ट्रक्ट नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट होते हैं। अगर मेरा टेस्ट हैप्पीनेस को मेजर करना चाह रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर वो हैप्पीनेस के जो इंडिकेटर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हैप्पीनेस के अंदर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो मेजर करनी है। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में बताया गया है लेवल्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी या स्माइलिंग। अब ये चीज़ें कुछ इंडिकेटर्स हैं, हैप्पीनेस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर मेरा टेस्ट इन चीज़ों को मेजर कर रहा है और मेरे टेस्ट में जो कंस्ट्रक्ट है उसके इंडिकेटर्स को स्पेसिफाई करके हर इंडिकेटर के रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, तो दैट मीन्स कि मेरा जो क्वेश्चन एयर आइट या फिर जो टेस्ट है वो कंस्ट्रक्ट वैलिड है। अभी इसके बाद आ जाती हैं जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि किसी चीज़ का रिलायबल होना, कि वो कंसिस्टेंटली वही चीज़ें दे रहा है, वही रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, काबिल एतमाद होने की अहलियत। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई शख्स लगातार आप सच बोलता है या लगातार अपनी मेहनत और लगन से काम करता है, तो हर दफ़ा आप उसे यही पाते हैं, तो दैट मीन्स कि उसकी रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है, वो आदमी रिलायबल हो गया, वो फिर वही काम करता है, मतलब अच्छा काम करता है, तो उसकी एक रिलायबिलिटी बन जाती है आपकी नज़र में। तो इसी को हम कहते हैं रिलायबिलिटी।
कंसिस्टेंसी ऑफ अ मैयर, कोई भी मेजरमेंट हो रही है उसकी कंसिस्टेंसी दोबारा दोबारा वही चीज़ होना, उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। अब इसकी भी टाइप्स हैं जो कि कंसीडर की जाती हैं। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक्रोस जो ओवर टाइम होती है, जो थोड़े से वक्फे के बाद होती है, फिर एक्रोस आइटम्स, फिर एक्रोस डिफरेंट रिसर्चेस। अब इसको अगर हम देखें अलग-अलग, तो अगर टेस्ट रीटेस्ट की एग्जांपल देके समझाऊं तो गिव द सेम टेस्ट ट्वाइस टू द सेम ग्रुप विद एनी इंटरवल बिटवीन देम, यानी कि एक टेस्ट मैंने लिया, बनाया 20 आइटम्स का, वो मैंने लिया फॉर एग्ज़ाम्पल 30 स्टूडेंट्स की क्लास से मैंने 20 आइटम का टेस्ट लिया, हर बच्चे को मैंने 20-20 आइटम का टेस्ट दिया। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद, मिसाल के तौर पे हफ्ते के बाद, मैंने दोबारा टेस्ट लिया और फिर दोबारा उनको एक वो दिया 20 आइटम्स या 30 आइटम्स का टेस्ट। तो फिर मैंने उनकी टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक कर ली। तो इसी में देखें कि इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं कि एक टेस्ट और दोबारा उसी टेस्ट को लेना है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। जो अगली फॉर्म है इक्विवेलेंट फॉर्म, उसके अंदर हम चेंजिंग करते हैं। यानी कि एक टेस्ट लिया, फिर मैंने दूसरा टेस्ट लेना है, तो दूसरा टेस्ट उसी वक्त लेना है, एक शर्त ये है। और दूसरा टेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में तब लेना है, मतलब वो होगा जिसमें इक्वल लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगी आइटम्स की। मतलब मिसाल के तौर पर मेरा जो पहला टेस्ट था, टेस्ट 1, उसके अंदर जो आइटम थे वो पहला आइटम जो था वो ब्रांच के रिलेटेड था। फॉर एग्ज़ाम्पल बायो का टेस्ट है और उसमें टेस्ट 1 का आइटम 1 ये है कि ऐसी कौन सी ब्रांच है जो कि प्लांट्स को स्टडी करती है। एट द सेम टाइम T2 यानी कि टेस्ट 2 जो इक्विवेलेंट उसके है, मतलब उसकी आइटम डिफ़िकल्टी बराबर है, उसका पहला आइटम ये होगा कि कौन सी ब्रांच एनिमल्स को स्टडी करती है, एनिमल्स की स्टडी करती है। बायो की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो एनिमल्स को स्टडी करती है। अब ये देखें यहाँ पर टेस्ट 1 का जो आइटम 1 है और टेस्ट 2 का जो आइटम 1 है, उन दोनों के दरमियान जो इक्वलेंस है, आइटम डिफ़िकल्टी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। स्प्लिट हाफ में हम अपने टेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और ऑड और इवन में आइटम्स में ऑड आइटम्स को एक दफ़ा ले लेते हैं, फिर इवन आइटम्स को ले लेते हैं। इसी स्प्लिट हाफ में फिर इंटर आइटम कंसिस्टेंसी आ जाती है कि 1 आइटम 1 एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक टेस्ट मैं ले रहा हूँ उसी वक्त उसको एडमिनिस्टर करके और हर आइटम को मैं फिर आपस में कोरिलेट कर रहा हूँ। इंटर रेटर कंसिस्टेंसी ये होती है कि रेटर्स किस तरह स्कोरिंग कर रहे हैं मेरे टेस्ट की, क्या सारे ही रेटर इसी तरह स्कोरिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, फिर वो सब्जेक्टिव से निकल आता है। इसमें फिर क्रोनबाक अल्फ़ा आ जाता है जो कि ये बताता है कि कितनी इट क्वांटिफाइज द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स इन द स्केल आर मेजरिंग द सेम अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट, कि क्या मेरे टेस्ट का अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट जो है वही मेजर हो रहा है जो वो मेजर करना चाह रहा है। तो ये हमें इसका क्रोनबाक अल्फ़ा बताता है और इसकी वैल्यू 0.7 से ऊपर जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। फिर ये कुछ थ्रेड्स होते हैं, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थ्रेड से मुराद ये है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मिसाल के तौर पर टेस्ट तो मैंने ले लिया साइंस का सारे बच्चों से, तो हो सकता है सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हों, मेरा टेस्ट वैलिड ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने 5th क्लास से टेस्ट लिया साइंस का, रैंडमली 4 सेक्शन से बच्चे उठाए, उनको क्लास में बिठाया और उनके ऊपर मैंने एक टेस्ट उनको दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और साइंस के रिलेटेड था वो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला। अब अगर वो सारे बच्चे ही साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, हो सकता है वो साइंस में इंटरेस्टेड हो, उनका शौक़ हो, तो ये पार्टिसिपेंट्स के रिलेटेड थ्रेट हो सकते हैं कि देखने में तो मेरे रिज़ल्ट जो थे वो सारे के सारे वैलिड आ गए, लेकिन वो ज़्यादा वैलिड इसलिए आए क्योंकि वो बच्चे जो थे वो सारे पार्टिसिपेंट्स की जो बैकग्राउंड था, जो उसकी हिस्ट्री थी, वो उसको इफ़ेक्ट कर रही थी। लिहाजा ये यानी कन्फाउंडिंग वेरिएबल हम इस तरह का कह सकते हैं इसको। तो ऐसे थ्रेड्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, एट्रिशन, मैचुरेशन और सिलेक्शन, ये रिलेटेड हैं पार्टिसिपेंट्स के। और कुछ ऐसे हैं जो मेजरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हो, यानी कि इफ़ेक्ट साइज़ होता है, जिस तरह टेस्टिंग इफ़ेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे ग्रुप से जब मैंने टेस्ट लिया तो उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी हाई आई, लेकिन जब बड़े ग्रुप पे अप्लाई किया तो वो फ़र्क पड़ गया। तो इसी तरह रिग्रेशन और ये सारे मेजरमेंट्स में होते हैं। थैंक यू ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे।